हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विश्वनाथ और इस नई क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता का फोर्थ लेक्चर करेंगे। और इस लेक्चर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस लेक्चर में हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये सब जो पॉइंट्स हैं इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो थोड़ा सा प्रीवियस का रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा बैक रिवीजन भी कर लेते हैं। तो जो हम लोग पीछे पढ़े थे, हम लोग हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र पढ़े थे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार जाने थे हम लोग, सीमा। तो ये सारी जो हम लोग पढ़ के आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं लेक्चर तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब लेक्चर्स को जरूर देखिए, उसके बाद फोर्थ में आइए। तो चलिए जो हमारा आज का सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का सेशन स्टार्ट है वो होगा हमारा पॉइंट नगर योजना, टाउन प्लानिंग। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर निर्माण की योजना थी, तो वहाँ से अगर हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो शहर सब है या फिर नगर, जो बड़े बड़े नगर है, वो मुख्यतः जो है पहले प्लानिंग करके बसाया गया शहर कहा जाता है। जो हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता इसका नगर योजना है। मतलब इसका नगर योजना के मतलब पहले जो कोई भी अगर नगर है तो उसमें पहले योजना करके बनाया गया कि इस स्थान पे प्रशासनिक कार्य होगा, इस स्थान पे जनता के लिए घर बने होंगे। तो मतलब योजना के तौर पर एक नगर को बसाया गया था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व और पश्चिम में दो टीले मिले हैं। पूर्व टीलों में नगर तथा पश्चिम टीलों में दुर्ग स्थित है। तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो वहाँ पे दो टीले मिले हैं। आप ऐसे देख सकते हैं कि इस जो पूर्व वाला भाग है सॉरी, जो पूर्व वाला भाग है, ये वाला भाग में नगर, जहाँ पे छोटे छोटे घर बने होते थे, जनता लोग रहा करते थे। और ये वाला जो भाग है इसे दुर्ग वाला या फिर प्रशासनिक नगर या शासक वर्ग जहाँ पे रहते थे, वो वाला भाग। तो ये इस प्रकार जो है नियोजित मतलब योजना बनाकर शहर का निर्माण किया गया था। तो दुर्ग में संभवतः शासक लोग रहा करते थे। दुर्ग में परिरेखा प्रकार द्वार, अल्टका, बुर्ज, टावर, राजमार्ग, प्रसाद, कटोष्ठगृह, सभा, जलाशय आदि वस्तुओं की सभी तत्व मिलते हैं। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचली स्तर पर ईंटे के मकानों वाले नगर बसे थे, जहां सामान्य लोग रहते थे। नगरों की दुर्ग ऊंचाई और चौड़ी प्राचीरों सुरक्षित दीवार से घिरे थे। प्राचीर की बुर्ज तथा मुख्य दिशाओं में द्वार गोपुरम बनाए गए थे। इनका निर्माण एक सुनिश्चित योजना के आधार पर किया गया था। मतलब ये थोड़ा यही है जो मैं बोल रहा हूँ कि जो एक नगर था, जो हड़प्पा में सारे नगरों को एक योजना के तौर पे बसाया गया था। पहले दुर्ग बनाया गया था, उसके बाद नगर बसाए गए थे। दुर्ग ऊंचाई वाले भाग पे थे और नगर जो है थोड़े नीचे वाले भाग पे थे। दुर्गों में शासक वर्ग का रहा करते थे और जो निचले वाले भाग हैं उसमें जनता लोग रहा करते थे। तो यही मतलब नगर योजनाएं थी। और अगर हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में अगर हम देखें सड़क व्यवस्था, तो सड़क मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल और चौड़ी सड़कें थी। तो मोहनजोदड़ो की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो वहाँ की सड़कें बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ की जो सड़कें हैं, मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरातत्वविद जो है वो राजपथ भी कहते हैं। अन्य सड़क की चौड़ाई 2.75 और 3.66 मीटर थी। जाल पद्धति पर आधारित पर नगर योजना होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे नगर कई खंडों में विभाजित हो गया था। इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड सड़क का नाम दिया गया। सड़कें मिट्टी की बनी थी एवं इनकी सफाई की सुनिश्चित व्यवस्था थी। गलियों भी खुली और चौड़ी थी। कूड़ा इकट्ठा करने हेतु अंतराल पर गड्ढे खुदाए जाते थे अथवा कूड़ेदान रखे जाते थे। मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों किनारे पर चबूतरे बने होने का साक्ष्य मिला है। संभवतः इस चबूतरे पर दुकानदार वस्तुओं की बिक्री करते थे। हमलावरों से सुरक्षा के लिए नगर के चारों ओर खाई थी। तो जो मोहनजोदड़ो की सड़कों की विशेषता यह है कि जो सारी सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एकदम सीधा में काटती थी। और इस प्रकार जो है सड़क काटने के कारण जो सारी नगरों के हैं वो एक विखंडित मतलब अच्छे से
आकार में नगर वैसे थे। इस प्रकार से नगरों को वहाँ पे नियोजित तरीके से बसाया गया था। तो हड़प्पा की जो विशेषताएं हैं, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हड़प्पा की जो सड़क प्रणाली है वो किस प्रणाली से लिया गया, तो वो ग्रिड पद्धति या फिर ग्रिड प्रणाली बोल सकते हैं। जो सड़कों की जो थी वो ग्रिड पद्धति पे था। तो सड़क प्रणाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हड़प्पा के बारे में। तो आगे अगर हम देखें तो कि जल निकासी प्रणाली, तो जल निकासी प्रणाली मोहनजोदड़ो की नगर योजना की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावी जल निकासी प्रणाली। यहाँ अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। भवनों के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकल कर गली की नालियों में आती थी। गली की नालियों को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थर व शिलाओं द्वारा टैंक दिया जाता था। नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में नर मुखों मतलब मैन होल भी बनाए गए थे। नालियाँ की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिलती है। ये जो है नाली मतलब जल निकासी प्रणाली केवल हमारी हड़प्पा सभ्यता में ही मिली है। तो ये हमारी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता हो जाती है। और अगर तीसरा पॉइंट देखें स्नानागार, तो मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल स्नानागार है। यह एक विशाल दुर्ग में स्थित विशाल स्नानागार है। यहाँ यह 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा, 8 फुट गहरा। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना है। संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठान स्नान हेतु होगा। स्नानागार के चारों ओर कमरे तथा बारांदे थे। स्नानागार से जल का निकासी भी व्यवस्थित थी एवं स्वच्छ पानी के एक कुएं द्वारा स्नानागार में लाया जाता था। वस्तुतः यह स्नानागार तत्कालिक उन्नत तकनीक का परिचयन है। मार्शल महोदय ने इसी कारण इसे तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। तो स्नानागार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है हमारे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मोहनजोदड़ो की विशेषता क्या है, तो उसकी नगर प्रणाली, सड़क व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली, स्नानागार, ये सारे टॉपिक अगर आप लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाए। जो हमारा 4 नंबर टॉपिक है कि अन्नागार, विशेषताओं की एक 4 नंबर टॉपिक है। तो अन्नागार मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। हड़प्पा के दुर्गों में भी 12 दैन्य कठोरक खोजे गए हैं। ये 2 कतारों में 6-6 की संख्या में है। ये दैन्य कठोरक ईंटों के चबूतरे पर है एवं प्रत्येक का आकार 15.23 मीटर इंटू 6.09 मीटर है। अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था थी। अन्नागार का सुदृढ़ आकार प्रकार हवा आने जाने की व्यवस्था तथा इनमें अन्न भरने की व्यवस्था निसंदेह उच्च कोटि की थी। तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता की अन्नागार की विशेषता है। अब हड़प्पा की बोले अगर बात करें तो मेन टॉपिक में ईंटें, जो ईंटें जो है पकी हुई ईंटें मिली है हड़प्पा सभ्यता से। तो वो लोग मतलब जो है बहुत अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते थे और उच्च कोटि की ईंटें जो है प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता से। अभी भी उन ईंटों का अवशेष जो है हड़प्पा में है। तो हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग भी यहाँ के नगर नियोजन की एक अद्भुत विशेषता है। ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बड़ी ईंटों का आकार 51.43 इंटू 26.27 इंटू 6.35 सेमी है। साम्यतः 27.94 इंटू 13.97 इंटू 6.35 सेमी की ईंटें प्रयुक्त। उल्लेखनीय बात यह है कि समकालीन मिस्र की सभ्यता में भी पक्की ईंटें के स्थान पर धूप में सुखाई गई ईंटों का उपयोग होता था। मेसोपोटामिया में यद्यपि पक्की ईंटों का उपयोग होता था किंतु काफ़ी सीमित मात्रा में। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता यहाँ की नगर नियोजन प्रणाली थी। तो ये सारे टॉपिक्स जो हमारे नगर नियोजन प्रणाली के थे, और ये जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, टाउन प्लानिंग, नगर योजना।
तो आप ये सारे टॉपिक्स को लिख सकते हैं। नगर योजना की वर्तमान संदर्भ में, अगर नगर योजना को वर्तमान संदर्भ में देखें तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की नगर योजना आज हमारे लिए आश्चर्य का विषय है। आज के 4,500 वर्ष पहले के लोग नगर योजना के प्रति कितने जागरूक एवं निपुण थे। आज हम कितने भी प्रगतिशील एवं विकसित हो, मगर नगर योजना के अभाव में हमें प्रत्येक बारिश में मुकाबले का सामना करना पड़ता है। मुंबई जैसे महानगर योजना का अभाव में बाढ़ की स्थिति में सामना करता रहता है। यही हालत भारत के लगभग 70% नगरों की है। ऐसे में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की नगर योजना की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है। हमें चाहिए कि इससे प्रेरणा लेकर नगरों का विकास इसी भांति किया जाए। नालियों की व्यवस्था मैनहोल के साथ इसी के अनुरूप होनी चाहिए। सड़क व्यवस्था भी इसी के अनुरूप की जानी चाहिए। यद्यपि हमने चंडीगढ़ एवं गांधीनगर में नगर योजना नीति अपनाई है, मगर आवश्यकता है कि हमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्रेरणा लेकर भारत के प्रत्येक शहरों की उसी अनुरूप में नियोजित करना चाहिए। तो इस छोटे से पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो हड़प्पा का पश्चिमी भाग है, ये वाला भाग जो है शासक लोगों के लिए है, और ये वाला भाग पूरा जो शहर बसाया गया है, और ये ऊंचाई पे स्थित है, और ये जो थोड़ा नीचाई पे मतलब निचली जमीन पे स्थित है। और ये जो पिक्चर है ये मोहनजोदड़ो का है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ। वहाँ के लोग का सामाजिक जीवन क्या था, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसा उसका मतलब फेस था, कैसा दाढ़ी वाड़ी रखते थे। तो सामाजिक जीवन, समाज में कैसे रहते थे, उसका परिवार कैसा था, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में पारंपरिक परिवार ही सामाजिक इकाई थी। उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। उत्खनन में प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों की प्राप्ति से संकेत मिलता है कि उनका परिवार मातृ सत्यात्मक था। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का परिवार जो है वो किस प्रकार का परिवार था, तो वो मातृ सत्तात्मक परिवार था। मातृ सत्तात्मक समाज द्रविड़ एवं पाक आर्य सभ्यता की विशेषता थी। हड़प्पा कालीन समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जो हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, मतलब फर्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। वहाँ के लोग जो थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। और खुदाई से प्राप्त सुई का अवशेष संकेत देता है कि ये लोग सिले वस्त्र पहनते थे, सिले हुए वस्त्र पहनते थे। समझ सकते कि इतने पुराने जमाने के लोग भी सिले हुए वस्त्र पहनते थे। केश विन्यास प्रचलित था, स्त्री जूड़ा बांधती थी तथा पुरुष लंबे लंबे बाल एवं दाढ़ी मूंछ रखते थे। इस सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे। विभिन्न प्रकार के आभूषण, कंठहार, कर्णफूल, हसूली, भुजाबांध, कड़ा, अंगूठी, करधनी आदि पहना जाता था। तो ये सारी जो है अवशेष हमें हड़प्पा से मिली है। हड़प्पा सभ्यता में बहुसंख्यक में पत्थर अथवा मिट्टी के बनी लिंग योनि की प्राप्ति हमें लिंग पूजा का संकेत देती है। ये लोग वृक्ष की पूजा करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक मोहर पर 2 जुड़वे पशुओं का शीश पर 9 पीपल की टहनियाँ दिखाई गई है। कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। नाग पूजा का संकेत मिला है। बड़ी संख्या में प्राप्त ताबीज संकेत देता है कि ये लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। मोहनजोदड़ो में वामवर्त तथा दक्षिणवर्त दोनों ही प्रकार के स्वास्तिक पर्याप्त संख्या में मिली है। और 11वां पॉइंट है कि स्वास्तिक का संबंध सूर्य पूजा से हो सकता है। 12 नंबर हमारा पॉइंट है कि कालीबंगा एवं लोथल से ईंटें की बनी वेदी मिली है, जो अग्नि पूजा का साक्ष्य है। कालीबंगा का हवन कुंड से यज्ञ का भी साक्ष्य मिलता है। तो ये जो है हड़प्पा की सामाजिक जीवन के बारे में है कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, कैसे पूजा करते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, किसकी पूजा करते थे। 13वां पॉइंट है कि मृतक संस्कार पर निश्चित रूप से कोई
निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। मार्शल महोदय के अनुसार सिंधुवासी शवों के 3 प्रकार से उत्सर्ग करते थे। पुनः समाधिकरण, इनमें संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। और बी नंबर है आंशिक समाधिकरण, इसमें पशु पक्षी के खाने के पश्चात शवों के बचे हुए भाग गाड़ दिए जाते थे। और दहकर्म, इनमें शव जला दिए जाते थे एवं उनकी भस्म को गाड़ दिया जाता था। और 14 नंबर की खुदाई से प्राप्त तावीजों से पता चलता है कि ये लोग अंधविश्वासी तथा भूत प्रेतों में भी विश्वास करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन की है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े तो हमारा वो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक जीवन क्या था? इकोनॉमिक लाइफ। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों से वहां की अर्थव्यवस्था के उन्नत स्वरूप की झलक मिलती है, जिसे निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। फर्स्ट, एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार थी। खेती की उर्वरकता के कारण यहाँ अनाज की कमी नहीं थी। अनाज रखने के लिए भंडार गृह थे। कपास की भी खेती होती थी, जिसे लोग अपने लिए कपड़े बनाते थे। अनाज पीसने के लिए चक्की एवं कूटने हेतु ओखलियां भी उपयोग के साक्ष्य मिलते हैं। सर्वप्रथम यहीं के निवासी कपास की खेती आरंभ की। मेसोपोटामिया में यहाँ से कपास जाते थे, जिससे वे सिंधु नामक नाम से उच्चारित करते थे। यूनानियों ने कपास को सिडना कहा, जो कि सिंधु के यूनानी स्वरूपांतर है। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे। लोथल तथा रंगपुर के धान की भूसी मिली है, किंतु धान की खेती का स्पष्ट प्रमाण हुल्सा से मिलता है, जो कि उत्तरकालीन है। लोथल और रंगपुर से ही बाजरे की खेती का भी साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा में मटर एवं तिल की खेती का साक्ष्य मिला है। फलों के केले, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि के उत्पादन का साक्ष्य मिलता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख आर्थिक क्रिया थी वो थी कृषि, जहाँ से हमें बहुत सारे हल का भी प्रमाण मिला। तो मतलब कृषि करते थे। वहाँ के लोग का बहुत सारे खाद्यान्न की बीज भी मिली है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि किया करते थे। भोजन मतलब कृषि में अधिकतर जुड़े थे। कपास की खेती करते थे। ये जो हमारा पिक्चर है ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त एक हल की बनी हुई मिट्टी की है, जिसमें खेती करता हुआ ये खेती में यूज होता था। दूसरा हमारा हो जाता है एनिमल, पशुपालन। एनिमल हस्बैंडरी, पशुपालन। कृषि के साथ साथ हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन भी था। इस तथ्य के भी पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। यहाँ प्राप्त मुद्राओं पर अंकित बैल के विविध होते थे। ये कि यहाँ 2 प्रकार के बैल थे, कुबड़दार बैल बड़े सींग वाले एवं बिना कुबड़ के छोटे सींग वाले। गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा, ऊंट उनके प्रमुख पालतू जानवर थे। कुत्ता शिकार में काम आता था। इनके अलावा बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू एवं हंस आदि के चित्र भी यहाँ के प्राप्त मूर्तियों, खिलौने एवं मोहरों से मिली है। तो ये सारी जो पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि ये कुबड़ वाला बैल, ये हाथी, ये एक सींग वाला गेंडा बोल सकते हैं, या फिर एक सींग दिखाया गया इसमें। बहुत सारे जो इसमें पिक्चर्स में दिखाए गए हैं। तो इससे यहीं से हम लोग का प्रमाण मिलता है कि वो लोग पशुपालन भी किया करते थे। जो तीसरा हमारा टॉपिक है इस अर्थव्यवस्था का या फिर आर्थिक क्रिया का, तो वो हमारा टॉपिक है शिल्प एवं उद्योग धंधे। कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त विविध प्रकार के शिल्प एवं उद्योग धंधे के प्रति भी हड़प्पा संस्कृति के लोगों का स्पष्ट रुझान व दृष्टिगोचर होता है। खुदाई से प्राप्त कताई बुनाई के उपकरण की प्राप्ति स्पष्ट संकेत देती है कि कपड़ा बुनने यहाँ का एक प्रमुख उद्योग रहा होगा। चोंदड़ों में हमें कारखाने मिले हैं, जहाँ पर हार में पिसने वाले दानों का उत्पादन होता था। कुम्हार लोग मिट्टी के
बर्तन बनाने हेतु चाक का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त हाथ से बनी सामग्री बनाते थे। मोहनजोदड़ो में कुम्हार के मोहल्ले का भी पता चला है। स्वर्णकारों का व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में था। आभूषणों का निर्माण में उन्होंने काफ़ी निपुणता प्राप्त की थी। वे लोग चांदी के आभूषण के साथ साथ बर्तन भी बनाते थे, परंतु सोने का केवल आभूषण बनाए जाते थे। शंख, सीप, घोंघा, हाथी दांत भी उपकरण का निर्माण करने वे जानते थे। तांबे तथा कांसे का उपयोग मनुष्य, मानव एवं पशु मूर्ति बनाने के लिए किया जाता था। खुदाई में तांबे कांसे के उपकरण बहुयात में प्राप्त हुए हैं। इनमें घरेलू तथा कृषि संबंधित उपकरण, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, कढ़ाई तथा प्रसाधन सामग्रियां प्रमुखता से मिली है। वे लोग धातु को पीटकर चादर बनाने की कला से परिचित थे। अतः धातु उद्योग भी काफी उन्नत अवस्था में थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प एवं उद्योग धंधे काफी उन्नत अवस्था में थे एवं उनकी आर्थिक जीवन का एक प्रमुख आधार भी थे। तो ये जो हमारे टॉपिक्स है आर्थिक क्रिया का, ये हमारा कंप्लीट होता है। आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ, कि वहाँ के लोग का मतलब पैसा कमाने के लिए क्या करते थे बोल सकते हैं। तो कृषि किया करते थे, पशुपालन और शिल्प उद्योग धंधे। और एक टॉपिक और है, ये जो हमारा ये हड़प्पा से प्राप्त बर्तन का इमेज है, देख सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यापार तथा वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स से। व्यापार तथा वाणिज्य, कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे के साथ साथ सैंधव-वासियों की व्यापार तथा वाणिज्य भी काफी रुचि थी। वाणिज्य में भी काफी रुचि थी। उनके अतिरिक्त एवं बाह्य दोनों ही व्यापार काफी उन्नत थी। आंतरिक एवं बाहरी व्यापार दोनों भी उन्नत व्यवस्था में थे। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो ही व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। तो व्यापार के दो प्रमुख केंद्र थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। दोनों के बीच की दूरी जो है 670 किलोमीटर थी, किंतु परस्पर व्यापारिक मार्ग द्वारा जुड़े होते थे। व्यापार प्रमुखतः जल मार्ग द्वारा होता था, किंतु थल मार्ग से भी वे परिचित थे। सिक्कों का प्रचलन न होने के कारण संभवतः वस्तु विनिर्माण के माध्यम से व्यापार किया जाता था। सैंधवासी तौलने के लिए विभिन्न बाटों का उपयोग करते थे, जिनमें 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 का अनुपात होता था। सर्वाधिक प्रयोग में 16 इकाई के वाट का उपयोग करते थे। नापने के साधनों से परिचित थे एवं दशमलव प्रणाली का भी प्रयोग भी जानते थे। डॉक्टर मैक के अनुसार यहाँ के बटखारों की तौल की प्रामाणिकता मेसोपोटामिया और इस्लाम के बटखारों से कहीं अधिक थी। नापने में गज, यार्ड का उपयोग भी होता था। चूंकि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के कच्चे माल तथा प्राकृतिक संपदाओं का अभाव था, अतः यहाँ के निवासी के पास पड़ोसी के राज्यों एवं विदेशियों से इन्हें प्राप्त करते थे। कच्चे माल, चूंकि यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता में जो थी वो प्राकृतिक संपदाओं का अभाव था, कच्चे माल और प्राकृतिक संपदाओं का अभाव था, तो वो लोग जो थे वहाँ पे बगल वाले राज्य या फिर विदेशों से वो प्राप्त करते थे। उदाहरणतः आप देख सकते हैं कि जो सोना हमें हड़प्पा सभ्यता में पाया गया, तो वो अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत का जो कोलार खान है, जिसे KGF भी कहते हैं, वहाँ का सोना हमें हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुआ है। चांदी ईरान, अफगानिस्तान से लोग लेते थे। तांबा जो है बलूचिस्तान, अरब खेतड़ी जो हमारे राजस्थान में, वहाँ से भी वो लोग व्यापार किया करते थे। लाजवंदी, नीला रत्न अफगानिस्तान से, सीसा ईरान अफगानिस्तान से, सैलखंडी बलूचिस्तान और राजस्थान से। तो वो जो है यहाँ से व्यापार के द्वारा अपने शहर पे ले जाकर उसका विनिर्माण किया करते थे और उसका उपयोग करते थे। सुलेमानी पत्थर सौराष्ट्र पश्चिमी भारत से, नीलमणि महाराष्ट्र, तो ये सारी जो है वो व्यापार दूसरे जगहों से लिया करते थे। बाह्य व्यापार संभवतः जल मार्ग द्वारा होता था। बाहर का जो व्यापार होता था वो जल मार्ग के द्वारा होता था। और लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा बंदरगाह होने का प्रमाण मिला है। नाव का एक चित्र मोहनजोदड़ो के एक बर्तन में उत्कीर्ण मिला है। मिस्र, सुमेर, कीट, मेसोपोटामिया तथा बेबीलोनिया आदि देशों के साथ व्यापारिक संबंध से
व्यापारिक के पर्याप्त साक्ष्य मिले, संबंधों के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु सभ्यता संबंधी अभिलेखों में इनका नाम मेलुहा मिलता है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में सिंधु क्षेत्र, मेलुहा एवं मेसोपोटामिया के बीच मध्यवर्ती व्यापार केंद्र दलमुन और मकान का उल्लेख है। इनमें दलमुन की पहचान फारस की खाड़ी स्थित बहरीन से की गई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक कलीदार अभिलेख में भी सिंधु क्षेत्र एवं मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंधों की पुष्टि होती है। इस प्रकार सिंध वासियों का बाह्य व्यापार आंतरिक व्यापार की तुलना में अधिक समृद्ध था, जिसके यथेष्ट प्रमाण भी उपलब्ध हैं। वस्तुतः सिंधु सभ्यता की समृद्धि का सर्व प्रमुख कारण उनका विदेशी व्यापार था। तो जो विदेशी व्यापार थी हड़प्पा सभ्यता का, वो सबसे उन्नत कह सकते हैं। तो ये सारी साक्ष्य जो है हमारा हड़प्पा सभ्यता से मिली। तो ये थे हमारे आज के जो लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जाना नगर योजना, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, सामाजिक योजना। आज के जो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि नगर योजना, टाउन प्लानिंग, सड़क व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली, स्नानागार, अन्नागार, ईंटें, नगर योजना के वर्तमान संदर्भ में। फिर सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा कि वहाँ के लोग क्या क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किसकी पूजा किया करते थे, कैसे शवों को दफनाया जाता था, कैसे वहाँ पर जलाया जाता था। आर्थिक जीवन में हम लोगों को पढ़ा कृषि, एग्रीकल्चर, पशुपालन, फिर शिल्प, उद्योग धंधे और व्यापार और वाणिज्य। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे हमारे इस लेक्चर्स के। और हमारा इसके साथ एक लेक्चर और बनता है जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता का पतन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए। और ये क्लास का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।